हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 23 में हम लोग हैं, 23वें चैप्टर में, जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस या संस्थान बनी हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी तक पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन था, जिसको UNFCCC बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में बात करी। उसी के तहत निकल के जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। उसके अंतर्गत कुछ फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म्स थे, जैसे कि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और एमिशन ट्रेडिंग वगैरह, उसके बारे में बात करी है। उसके बाद आगे चलते चलते हम लोगों ने धीमे धीमे करके जो बाली मीट हुई है, बाली एक्शन प्लान, उसके बारे में बात करी है। जो हमारी कोपेनहेगन समिट है, कोपेनहेगन में जो अकॉर्ड हुआ है उसके बारे में बात करी है। कानकुन समिट के बारे में बात करी है। और आज हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। जो हमारी COP16 तक हम लोग कानकुन जो समिट हुई है वहां तक बात कर चुके हैं। COP17 जो रहेगी उससे लेकर आगे को हम लोग अपना डिस्कशन इस वीडियो में जारी रखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे इन एफर्ट से ज़्यादा लोग जो है वो बेनिफिट हो सके। ठीक है। और इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज PDF नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्विजेस भी वहाँ पर ऐड किए जाएंगे, और ताकि आप लोगों के जो इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी है वो हमारे कोर्स के साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ हो सके। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है चैप्टर 23 ऑन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को पार्ट 3 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, COP17 की हम बात करने जा रहे हैं आज, जो उसको डरबन समिट भी बोला जाता है। ठीक है। डरबन इज अ प्लेस इन, डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना। जो हमारे क्रिकेट के शौकीन स्टूडेंट्स रहे हैं या जो हैं, ठीक है, मे बी बॉयज गर्ल्स व्हाटएवर, तो वो इस जगह को जानते होंगे। ठीक है ना। डरबन, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में काफ़ी सारे मैचेस वगैरह होते हैं, काफ़ी फेमस जगह है। तो मतलब हमें उसमें नहीं जाना है कि क्रिकेट मैच के बारे में, लेकिन मैं एक जगह के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपने नाम जरूर इसका सुना होगा, दैट इज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या हुआ था। न्यू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिजीम, इंडिया हैड गॉन टू डरबन विद 2 मेजर डिमांड्स। ठीक है। इंडिया जो है वो डरबन जाता है या डरबन की समिट में जाता है 2 मेजर डिमांड्स लेकर। ठीक है। पहला क्या है? दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिमेन इंटैक्ट इन एनी न्यू क्लाइमेट रिजीम एंड दैट दिस न्यू ग्लोबल डील बी लॉन्च्ड आफ्टर 2020। ठीक है। तो इंडिया क्या डिमांड लेकर वहां पर जाता है कि एक तो जो इक्विटी का प्रिंसिपल है, ठीक है, इक्विटी का प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया था कि इक्विटी का मतलब क्या है, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली CBDR का प्रिंसिपल भी समझा था। ठीक है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या था कि जिसकी तरफ से, मतलब जिसकी जितनी जिम्मेदारी बनती है वो उस हिसाब से क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने में या एमिशन को रिड्यूस करने में उतना ही वो क्या करेगा, अपना योगदान देगा। तो वहां पर वही बात हो गई कि इक्विटी का प्रिंसिपल जो है वो इंटैक्ट रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो नई ग्लोबल डील पे लॉन्च करने की बात की जा रही है वो 2020 के बाद की जाए। ठीक है। तो इंडिया की ये 2 डिमांड थी। अब इसका आउटकम देखते हैं क्या है। न्यू डील टू बी फाइनलाइज्ड बाय 2050 एंड लॉन्च्ड बाय 2020। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा फेज जो है क्योटो प्रोटोकॉल का, उसको सिक्योर किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसको लॉन्च किया गया। 2 MT एज येट ग्रीन टेक डेवलपमेंट मैकेनिज्म पुट इन प्लेस। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो कहां पर लॉन्च हुआ था, जो हमारी COP17 थी, COP17 एट डरबन। ठीक है। वहां पर ये लॉन्च हुआ था, दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसी तरीके से हमने पीछे कुछ और फंड देखे हैं, जैसे कि एडेप्टेशन फंड वगैरह, तो वो सब चीजें आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा फंड जो है वो कहां पर लॉन्च हुआ था। ठीक है। इक्विटी फाइंड्स प्लेस बैक इन फ्यूचर क्लाइमेट टॉक्स। फिर से देखिए, इक्विटी की जो बात है वो यहां पर हो गई और लॉन्च इन 2020 की बात भी हो गई, यानी कि इंडिया की जो दोनों डिमांड थी वो यहां पर मान ली गई। एडेप्टेशन मैकेनिज्म को लेकर बात की गई है, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म को लेकर बात की गई है। सिक्योर्स 10 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कार्बन कंटेनमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टेक्नोलॉजी नॉट एज वेल एंकर्ड इन न्यू डील, इनकी बात नहीं है। लूप होल्स फॉर डेवलप्ड वर्ल्ड नॉट फुल्ली ब्लॉक्ड। ठीक है।
वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड था उसके लिए, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको लेकर जो लूप होल्स थे उनको पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर ब्रॉट इन बाय डेवलप्ड नेशंस अंडर क्लाइमेट चेंज, तो जो भी एग्रीकल्चर जो डेवलप्ड नेशन के द्वारा खरीदा जाएगा उसको बेसिकली क्या किया गया है, या बेसिकली जो डेवलप्ड नेशन के द्वारा एग्रीकल्चर किया जाएगा उसको क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए एग्रीकल्चर भी जो है वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाएंगे अगली समिट में, या जिसको दोहा आउटकम्स बोला जाता है, COP18 2012 की। इसमें क्या हुआ है देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, गवर्नमेंट्स एग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स अ यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स बाय 2015 कवरिंग ऑल कंट्रीज विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2020। तो इस तरीके का एग्रीमेंट बनाया गया कि यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज की तरफ को जो है वो काम किया जाएगा 2015 से, और उसमें सारी की सारी कंट्रीज जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा, और ये जो है लागू होगा कब से, 2020 से। ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा सा अमेंड किया गया है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल इज द ओनली एग्जिस्टिंग एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट अंडर विच डेवलप्ड कंट्रीज अंडरटेक क्वांटिटेटिव कमिटमेंट्स टू कट ग्रीन हाउस गैसेस। ये हमें पता है। ठीक है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले पार्ट्स में भी हमने इसको लेकर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि क्योटो प्रोटोकॉल ही सिर्फ एक ऐसा बाइंडिंग एग्रीमेंट था। किसके ऊपर था क्योटो प्रोटोकॉल, आपको पता होगा, मैंने बताया था, अनेक्सर 1 कंट्रीज, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके ऊपर, ताकि उनको एक एमिशन रिडक्शन का टारगेट दिया गया था, है ना, जो UNFCCC में बात की गई थी। उसी को बेसिकली हमने क्या कहा था कि UNFCCC की जो बातें हैं, या जो UNFCCC में जो मांगे रखी गई थी, जो सोच रखी गई थी, उसी का कमिटमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ एक ओनली एग्जिस्टिंग और बाइंडिंग एग्रीमेंट था डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। इसको अमेंड किया गया सो दैट इट कुड सीमलेसली कंटिन्यू। और अमेंड क्यों किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2007 से लेकर 2012 तक क्योटो प्रोटोकॉल का पहला फेज था। ठीक है, तो सब लोगों को वही चिंता थी कि 2007 से 2012 तक के तो ये टारगेट्स वगैरह जो है, जो बाइंडिंग टारगेट्स हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन 2000 के बाद, यानी कि 2012 के बाद क्या होगा, तो इसीलिए इसको यहां पर जो है वो अमेंड किया गया। और अमेंडमेंट में क्या किया गया कि 8 साल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड रखा गया, जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2013 से, यानी कि आप समझ गए 2012 तक तो पहला फेज था। उसके बाद दोहा एग्रीमेंट में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो दोहा की समिट हुई है वहां पर इसको अमेंड किया गया कि इसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट के फॉर्म में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि दोहा डेवलपमेंट समिट में, या जो दोहा समिट हुई थी 2012 में, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो अमेंड किया गया था, या क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था बाय द दोहा समिट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के मार्केट मैकेनिज्म्स थे, जैसे कि CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन और इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, ये कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हमने देखा था, हमने आपको पीछे बताया था कि सारे का सारा एमिशन को लेकर क्या बात थी, या तो आप खुद अपने घर में एमिशन कम करें, या फिर अगर आप अपने घर में नहीं कम कर सकते तो आप किसी ऐसी जगह पर एमिशन कम करें, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, किसी और देश में या किसी और जगह पर आप उनको हेल्प करें। ठीक है ना, उनको एमिशन कम करने के लिए, ताकि ठीक है आपके घर में एमिशन कम नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरे के पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो एमिशन कम हो रहा है। इसी तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए ये कुछ मार्केट मैकेनिज्म्स लाए गए थे। हमने देखा था ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन जो था वो बिटवीन 2 डेवलप्ड कंट्रीज था। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई डेवलप्ड नेशन किसी डेवलपिंग कंट्री के साथ मिलकर इस तरीके का जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाइंडिंग एग्रीमेंट है, या जो बाइंडिंग उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस थी उसको पूरा करना चाहता है, तो दैट इज थ्रू क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। फिर मैंने आपको एमिशन ट्रेडिंग में बताया था, जैसे हमने कार्बन ऑफसेटिंग की बात की थी, है ना, और वहां पर हमने 2 तरीके की जो ट्रेडिंग वगैरह देखी थी, तो वो सारी की सारी बातें जो है वो इसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगी, ये बोला गया। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के जो मार्केट मैकेनिज्म्स हैं वो सेकंड फेज में भी लागू रहेंगे, जारी रहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद access to the mechanisms remains uninterrupted for all developed countries that have accepted targets for the second commitment period। ठीक है, और ये सारे के सारे जो मैकेनिज्म्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं कौन, जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने सेकंड कमिटमेंट पीरियड के लिए भी टारगेट्स को एक्सेप्ट किया है, वो ये सारे के सारे जो मैकेनिज्म्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, A key element was added to the measurement, reporting and verification framework for developed countries with the adoption of the tables for biennial reports known as common tabular format, thereby strengthening transparency and accountability regime। इसमें क्या किया गया, मतलब टारगेट्स तो ठीक है कि आपको टारगेट दिए गए हैं, आपको टारगेट पूरे करने हैं, लेकिन उनके मेजरमेंट यानी कि उनको नापने को लेकर, उनकी रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन को लेकर एक
नया जो है एक नई रिपोर्ट यहां पर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज द बाइनियल रिपोर्ट, ठीक है। और उस रिपोर्ट का नाम है कॉमन टेबुलर फॉर्मेट। तो इससे क्या होगा बेसिकली, अगर आपकी रिपोर्टिंग वगैरह ज्यादा होगी, मेजरमेंट होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी जो है इन देशों की बढ़ेगी, ठीक। इसके बाद सरप्लस असाइंड अमाउंट यूनिट्स। असाइंड अमाउंट यूनिट्स बेसिकली क्या है, जो हमने ऊपर देखा था, अगर आपको याद हो, जो हमने कार्बन इक्विवेलेंट की बात की थी, जैसे हमने आपको टारगेट्स वगैरह उसका बताया था, CER बताया था मैंने आपको एक, ठीक है ना, एक मैंने आपको ERU बताया था, एमिशन रिडक्शन यूनिट्स और ये सब चीजें। तो उसमें से जो सरप्लस होगा उनको बोला जाता है असाइंड अमाउंट यूनिट्स, दैट इज AAU, ठीक है। That can be carried over without limit from the first to the second commitment period of the Kyoto Protocol by the parties included in Annexure 1। फिर ध्यान रखिएगा, Annexure 1 का मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, that have the target for the second commitment period। यानी कि इस फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो 2007 से 2012 के बीच में था, उसके अंतर्गत अगर आपके पास कुछ इस तरीके के जो ये कार्बन यूनिट्स कह सकते हैं आप इनको, है ना, जो आपके पास ये असाइंड अमाउंट यूनिट्स थे, आपने जो इस तरीके के कह सकते हैं आप परमिट्स वगैरह या जो यूनिट्स वगैरह आपने अर्न किए थे, उसको आप सेकंड पीरियड में भी क्या कर सकते थे, कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, ठीक है। बट देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ दीज कैरीड ओवर AAUs फॉर द सेकंड कमिटमेंट पीरियड एंड क्वांटिटेटिव लिमिट्स ऑन हाउ मेनी ऑफ दीज यूनिट्स में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर पार्टीज, ठीक है। यानी कि आप उनको कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते थे, लेकिन उनके यूज के ऊपर थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई गई थी। यानी कि आप इसको पूरा का पूरा यूज नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ आप इनको दूसरी पार्टी से कितना एक्वायर करेंगे उसके ऊपर भी कुछ लिमिट्स या कुछ लिमिटेशंस लगाई गई थी, ठीक है। अब वो कितना परसेंटेज यूज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट फॉर्म के लिए आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि AAUs जो थे, जो सरप्लस AAUs थे, उसको फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में या फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन उनका जो यूज था दैट वाज आइदर यू कैन से रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड। लिमिटेड कह सकते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका यूज तो कर सकते थे पर लिमिटेड थे, ठीक है ना, ये बात समझ गए आप। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कंप्लीशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोहा। Governments advance the completion of new infrastructure to channel technology and finance to developing nations and move toward the full implementation of this infrastructure and support। तो गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया कि ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके कंप्लीशन को लेकर ताकि मतलब काम किया ताकि क्या हो कि हम लोग टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को जो है चैनलाइज कर सके कहां की तरफ, डेवलपिंग नेशंस की तरफ, ठीक है। सोंगडो द रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया विल बी दी ऑन होस्ट ऑफ द ग्रीन क्लाइमेट फंड। आपने पीछे देखा था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, है ना, तो उस ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो होस्ट है वो किसको बनाया गया, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया में एक जगह है दैट इज सोंगडो, वहां पर, ठीक है। एंड द वर्क प्लान ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस। इसके बाद UNEP लेड जो कंसोर्टियम था दैट विल बी हेड ऑफ द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर द इनिशियल टर्म ऑफ 5 years. The CTC along with its associated network is the implementing arm of the UNFCCC technology mechanism। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा कि CTC क्या है। CTC अपने नेटवर्क के साथ मिलके UNFCCC की जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है उसका एक इंप्लीमेंटिंग आर्म है, ठीक है। और गवर्नमेंट्स ऑल्सो एग्रीड द कंस्टिट्यूशन ऑफ द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क बनाने की बात भी की गई है, मतलब नेटवर्क तो ये बन गया, इसका एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात भी जो है वो यहां पर की गई है, ठीक है। आई होप कि दोहा के जो कमिटमेंट्स हैं या जो दोहा समिट है 2012 की दैट इज COP18 वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जो COP हुई है दैट इज COP19, उसके बारे में बात करेंगे। 2013 में हुई है COP19, दैट इज COP को फिर से ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये कहां हुई है, दैट इज इन वार्साओ आउटकम्स, ठीक है। वार्साओ इज अ प्लेस इन पोलैंड, ठीक है, पोलैंड में है, यूरोपियन नेशन है। अब इसमें 2015 के एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। द गवर्नमेंट एडवांस द टाइमलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 2015 एग्रीमेंट। आपने पीछे देखा था कि 2050 एग्रीमेंट की बात हो रही थी, तो सरकार ने उस टाइमलाइन को कि 2015 का जो एग्रीमेंट है उसके डेवलपमेंट के टाइमलाइन को आगे बढ़ाया, एडवांस किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस थे वुड बी पुट फॉरवर्ड इन अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। NDC की जो बात है, NDC आप समझते हैं, NDC की बात हम लोगों ने पहले भी करी है। NDC का मतलब है कि जो आपके Annexure 1 कंट्रीज थे अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल, उनको तो क्या था कि अपना जो उनको टारगेट्स दिए गए थे, लेकिन बाकी देशों के लिए क्या किया गया था कि जो वॉलंटरी चीजें थी वो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, मतलब कि आप क्लाइमेट चेंज में कितना योगदान देंगे और किस तरीके से देंगे, है ना, कि आप इतना एमिशन कम करेंगे इतने सालों तक और ये सब चीजें, दे आर द नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। तो उनको जो है
एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रखने की बात वो भी वर्साओ के ही COP19 में की गई। ठीक, इसके बाद क्लोजिंग द प्री 2020 एम्बिशन गैप, यहां पर क्या है देखिए, गवर्नमेंट्स रिजॉल्व्ड टू स्ट्रेंथन measures to close the ambition gap, the gap between what has been pledged to date and what is required to keep the world below a maximum average 2 degree Celsius temperature rise before the new agreement enters into force 2020। क्योंकि यही बात बोली गई थी, है ना, शुरुआत से मैंने आपको बताया था ये वैल्यू जो है 2 डिग्री सेल्सियस की, इसको आगे जाके अभी हम लोग पेरिस एग्रीमेंट में भी देखेंगे, वहां पर भी इसके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। एम्बिशन गैप बेसिकली क्या है? एम्बिशन गैप ये है कि हमने ये 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को कम रखना है, मतलब जो वर्ल्ड का या जो अर्थ का पूरा टेम्परेचर बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, उसको हमने 2020 तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज नहीं होने देना है। ठीक, तो उसके लिए व्हाट हैज बीन प्लेज्ड, यानी कि हम इस टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़े, उसके लिए क्या क्या करेंगे, दैट इज प्लेज। ठीक है, हम क्या शपथ लेते हैं, हम क्या प्लेज लेते हैं, एक चीज तो वो हो गई। और दूसरी बात यह है कि क्या उसके लिए जरूरत है कि टेम्परेचर जो है वो कम कैसे रहेगा। ठीक है, एक चीज तो यह है कि टेम्परेचर कम रखने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा यह है कि हम क्या करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस है। तो यही जो डिफरेंस है, यही जो गैप है, उसी को क्या करने की बात थी, उस गैप को कम करने की बात यहां पर की गई है। ठीक, दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट्स अर्ज्ड द वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल्स क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और गवर्नमेंट ने यह भी यहां पर एक गुजारिश करी कि जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस थे, ठीक है, जो हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल के CDM के अंतर्गत, जो उसका एक मार्केट मैकेनिज्म था, CDM के अंतर्गत ये CERs को क्या किया जा सकता था, इनको अर्न किया जा सकता था, इनके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी कैंसिलेशन की बात भी यहां पर बोली गई है। ठीक, इसके बाद अगली बात है स्ट्रेंथनिंग एफर्ट्स टू मोबिलाइज $100 बिलियन बाय 2020। ठीक है, यानी कि $100 बिलियन US डॉलर को मोबिलाइज करना है 2020 तक। इसको लेकर क्या किया गया है देखिए, टू मोबिलाइज $100 बिलियन एनुअली बाय 2020 टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर क्लाइमेट चेंज एक्शंस, डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीड टू मेक देयर एफर्ट्स ऑन अ बाइनियल बेसिस फ्रॉम 2014 टू 2020। ठीक है, यानी कि देखिए डेवलप्ड नेशंस के ऊपर कितना ज्यादा यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब जिम्मेदारी भी कह सकते हैं या आप इसको बोझ भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि इनको ये बोला गया है कि आपको एक तो पहले अपने जो एमिशंस वगैरह है वो कम करने हैं, वो तो उनके क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बाइंडिंग था ही था। दूसरी बात ये थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को उनके क्लाइमेट चेंज के एक्शंस में हेल्प करने के लिए आपको सालाना यानी कि हर साल $100 बिलियन जो है वो इकट्ठा करने हैं 2014 से लेकर 2020 तक। और इसको लेकर जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एग्री भी हो गए। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो हमने पीछे देखा था, जो पिछले COP में बना था, COP18 में, दैट इज ओपन फॉर बिजनेस एंड विल बिगिन इट्स इनिशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्रोसेस इन द मिडिल ऑफ 2014। और 2014 से फिर ये जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात थी, जिसके लिए हमें $100 बिलियन सालाना जो थे वो मोबिलाइज करने थे, वो बिजनेस पूरा का पूरा स्टार्ट हो गया 2014 के मिडिल से। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए कि इंपॉर्टेंट टर्म आपको और देखने को मिलेगा, दैट इज REDD+। देखिए ये क्या है, ये है डिफॉरेस्टेशन से हमें जो है एमिशन को कम करना है। ठीक, द वर्साओ फ्रेमवर्क फॉर REDD+। अब ये देखिए क्या है, गवर्नमेंट्स एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डिसीजंस ऑन वेज टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। क्योंकि हमें पता है कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा या फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होगा तो हमारा एमिशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दे एक्ट एज द नेचुरल सिंक। ये नेचुरल सिंक की तरह काम करते हैं। हमने पीछे एक टर्म्स जो है अपने इसी कोर्स में बात करी थी, दैट वाज अबाउट द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और वहीं पर हमने बात की थी कि ये सारे के सारे, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे हमारा ग्रीन एरियाज हो, जिसको हमने बेसिकली बात करी थी अबाउट द ग्रीन कार्बन, है ना, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, अगर आपको याद हो तो ये ग्रीन कार्बन है। अब डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है, डिग्रेडेशन अगर हो रहा है, तो उससे क्या होगा, सिंक जो है वो खराब हो रहा है हमारा, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर की कार्बन को कैप्चर करता, वो हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस नुकसान को हम कैसे कम कर सकें, वो हमें देखना है। उसी को लेकर ये जो REDD+ है और REDD है, ये बना है। ठीक है, देखते हैं। पहले देखिए, ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन जो है दैट अकाउंट्स फॉर सम 20% ऑफ द वर्ल्ड CO2 एमिशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन, और मैंने आपको, अगर याद हो आपको, तो मैंने पीछे बताया भी था एक चीज, कि जो पेड़ पौधे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उन पेड़ पौधों को
मतलब लगा रहे हैं पेड़ पौधे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जब हम उनको बाद में एक बार अगर काटते हैं तो वो जितना उन्होंने स्टोर किया हुआ है वो सारा का सारा क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। यानी कि वो सिंक तो थे पहले, और वो बाद में काटने के बाद, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के बाद या फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन के बाद वो क्या बन गए, दे देमसेल्फ बिकम द सोर्स ऑफ कार्बन, या फिर आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली फॉर द पॉल्यूशन। तो वो कितना ज्यादा नुकसानदायक है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे वर्ल्ड CO2 एमिशंस का लगभग 20% जो है वो यहीं से आएगा, यानी कहां से, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। द सेट ऑफ डिसीजंस bolster forest preservation and sustainable use of forest with direct benefits for people who live in and around forest। तो यानी कि कुछ इस तरीके के डिसीजंस लिए गए कि फॉरेस्ट को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, उसका रखरखाव करना है, साथ ही साथ फॉरेस्ट का सस्टेनेबल यूज करना है, ताकि जो वहां पर आसपास लोग रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं या उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनको भी उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है। It establishes the means for results-based payments if developing countries can demonstrate the protection of forest। और उसमें यह भी बोला गया कि अगर जो डेवलपिंग नेशंस हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, अगर वो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हाँ देखिए हम लोग फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं और ये सब चीजें हैं, तो उनको उसके लिए रिजल्ट बेस्ड पेमेंट भी दिया जाएगा। इसकी बात भी यहां पर की गई है, ठीक है। इसके बाद प्रोग्रेस ऑन ड्राइविंग एडेप्टेशन, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है मेट द टारगेट कैपिटलाइजेशन ऑफ $100 million फॉर द एडेप्टेशन फंड विच कैन नाउ कंटिन्यू फंडिंग प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऊपर हमने एक वैल्यू देखी थी 100 बिलियन और ये है 100 मिलियन, तो ये वैल्यूज जो है दोनों आपस में सही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको, ठीक है। ये एडेप्टेशन फंड के लिए है, ठीक है, कि $100 मिलियन के लिए जो एडेप्टेशन फंड था उसके लिए जो टारगेट कैपिटलाइजेशन की बात की गई थी वो यहां पर डेवलप कंट्रीज ने क्या कर लिया, मीट कर लिया। इसके बाद प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो द फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरीफाइंग मिटिगेशन एफर्ट्स इंक्लूडिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज इज नाउ फुल्ली ऑपरेशनल, ठीक है, कि जो मिटिगेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनका मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरीफाइंग जो किया जाएगा उसको लेकर जो फ्रेमवर्क बनाया गया था, ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड के लिए हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हो, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बिकॉज इट मीन्स दैट द मिटिगेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड सपोर्ट एफर्ट ऑफ कंट्रीज कैन नाउ बी बेटर मेजर्ड, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था क्योंकि इसके तहत क्या था कि इसका मतलब यह है कि जो मिटिगेशन हो रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी हो रही है और जो सपोर्ट एफर्ट्स हो रहा है कंट्रीज के द्वारा, उसको अब हम ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकेंगे, मेजर कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी टू बूस्ट द बूस्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो CTCN एस्टेब्लिश हुआ था कानकुन में 2010 में, has now moved to the operational stage to support actions by the developing countries in response to their request for support through their national designated entities। हर देश की जो national designated entity थी उसको जो भी सपोर्ट की जरूरत थी वो सपोर्ट उसको कौन प्रोवाइड कर रहा था, CTCN, ठीक है। CTCN क्या था, मैंने आपको बताया था, आज पीछे बताया था कि UNFCCC का जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है वो है, ठीक है, और साथ में उसका जो एसोसिएटेड नेटवर्क है दैट इज CTCN। तो वो पूरा का पूरा ऑपरेशनल हो चुका था और वो डेवलपिंग कंट्रीज को उनके जो भी उनको सपोर्ट चाहिए था उसमें हेल्प कर रहा था, ठीक है। द CTCN इज रेडी टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली CTCN का काम जो है वो टेक्नोलॉजी संबंधी है, क्योंकि आपको बताया कि UNFCCC का टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म जो है ये उसके इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे अगली एक COP हुई है दैट इज COP20, कहां हुई है, लीमा में हुई है, ठीक है। लीमा कहां है, लीमा इज इन पेरू, ठीक है। पेरू कहां है, साउथ अमेरिका कंट्री है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको और कोर्सेज में भी ये चीज बताई है, ठीक है, और हमेशा से मैं आपको ये चीज बताते आया हूं और मैं ये फिर से यहां पर आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूं, जो लोग जिन्होंने पहले ये बात नहीं सुनी है या जो भी है। इसमें यह है कि देखिए आप लोगों को मतलब एक ओवरऑल प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं और स्पेसिफिकली ज्योग्राफी भी आप लोगों का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑप्शनल अगर आप नहीं भी उसको लेते हैं फिर भी आपको प्रीलिम्स में उसको देना है, और जो GS1 का पेपर होगा वहां पर भी आपको देना होगा। मैप में आपको जगह वगैरह जो है वो पता होनी चाहिए क्योंकि UPSC क्वेश्चन उससे पूछता है। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत पहले भी एक चीज़ बताई थी किसी कोर्स के थ्रू, कहाँ पर बताई थी ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर बताई थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप जब भी कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, बीट एनी करंट अफेयर्स,
ठीक है, किसी मैगजीन में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या आप न्यूज़ सुन रहे हैं, कहीं भी अगर आप कोई भी देश का नाम, किसी भी जगह का नाम अगर आप सुनते हैं, ठीक है, अगर आपको वो नाम पता है मतलब एग्जैक्टली अगर आपको उसकी लोकेशन वर्ल्ड के मैप में पता है, ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पता है तो आप उसको वहीं के वहीं जो है वो नोट डाउन कीजिए, मतलब इस तरीके की कोई एक नोटबुक या वो बना लीजिए, ठीक है, उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए और उसकी आप जो लोकेशन है वो जरूर आप अपने मैप में, अगर वो कोई फिजिकल लोकेशन है, चाहे जैसे कि कोई वो रिवर है या कोई माउंटेन है या कोई पीक है या कोई पास की बात हो रही है, ठीक है ना, माउंटेन पासेस वगैरह जो होते हैं, तो फिजिकल अगर वो कोई लोकेशन है तो भी, अगर कोई वो पॉलिटिकल लोकेशन है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर पेरू बताया, लीमा बताया है ना, तो ये आप जरूर से जो है मैप में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरी चीज ये है कि यूपीएससी के एग्जाम में आपसे जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछी जाएगी वो 1-1.5 साल 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होगी, मतलब जो उस समय न्यूज में बनी हुई होगी, जिसको लेकर न्यूज में कोई चर्चा चल रही होगी पिछले 1-1.5 साल 2 साल में, वही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना, इतना आप श्योर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको वही करना है कि जो भी जगह आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हाँ ये चीज यहां पर है, जैसे इंडिया की बात है, तो इंडिया में अगर आपको पता है कि हाँ दिल्ली यहां पर है और लखनऊ यहां पर है, बॉम्बे यहां पर है, तो बिल्कुल ठीक है, उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको जरूर नोट डाउन कीजिए, अपनी नोटबुक में, मैप में मार्क कर सकते हैं तो मैप में बिल्कुल मार्क कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जो एक प्रिपरेशन फॉर मैप्स है, या फिर स्पेसिफिकली मैं कहूं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की, आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे तमाम सीरीज बनी हुई है, ठीक है ना, बहुत सारी सीरीज बनी हुई है, हमसे भी लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट करी है। लेकिन मुझे यह लगता है कि ज्योग्राफी थ्रू मैप्स को आप एक मैप को एक वीडियो में देख रहे हैं, उसको आप रटने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे, है ना। यूपीएससी का एग्जाम इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना ज्यादा लोगों ने इसको हुआ बना रखा है। समझने की जरूरत यह है कि किस चीज को, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो मैप के लिए मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली, हालांकि ये एनवायरनमेंट का कोर्स चल रहा है, यहां पर इतनी ज्यादा जो बातें हैं उससे कुछ लोग जो है वो बोर हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं कि मैप वगैरह में कभी भी जो भी जगह आप नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं, उसको आप लोग जरूर देखिए, अपनी एटलस पे देखिए, ठीक है ना, मैप में देखिए, और उसको जरूर अपने मैप वगैरह में और नोटबुक में मार्क जरूर करिए। तो इससे क्या होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ठीक। आई होप ये बात आप समझ गए हैं। कभी अगर जरूरत होगी तो मैं फिर आपको ये चीजें और बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं लीमा की। लीमा पेरू में है, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। द लीमा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अचीव्ड फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोसेस, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली बार हुई हैं। देखते हैं क्या है। प्लेजेस वर मेड by both developed and developing countries prior to and during the COP that took capitalization of the new Green Climate Fund passed an initial 10 billion target, ठीक। पहली बात तो यहां पर यह हुई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज है, दोनों ने क्या करा है, प्लेज ली है, ठीक है। यानी कि ये COP होने से पहले भी ली है, जिस समय COP चल रही है उस समय भी ली है, कि हम क्या करेंगे, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड का एक कैपिटलाइजेशन है, यानी कि उसके लिए जो पैसा इकट्ठा वगैरह करना है, वो 10 बिलियन के टारगेट को क्या करेगा, पास कर जाएगा, यानी कि उसके आगे बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात यह है कि लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रीच्ड न्यू हाइट्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का लेवल जो है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो लेवल है, वो एक नए ऊंचाई पर, एक नए स्तर पर पहुंच गया। एज सेवरल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज सबमिटेड देमसेल्व्स to questioning about their emission targets under a new process called multilateral assessment। एक ये नया प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया गया, दैट इज मल्टीलेटरल असेसमेंट। और इसमें बेसिकली क्या था कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, यानी कि जो डेवलप्ड नेशंस थे, दे आर ओपन टू क्वेश्चनिंग, यानी कि अब आप उनसे जैसे जैसे होता है ना कि मंत्री जी हैं या कुछ भी है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है तो उससे जो भी रिपोर्टर पूछ रहा है वो आपको जवाब देना पड़ेगा, तो वहां पर आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो सिमिलरली यहां पर करा गया है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, दे आर नाउ ओपन टू क्वेश्चंस। अब आप उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं कि आपका एमिशन टारगेट्स वगैरह क्या था, आपने उसको कितना पूरा किया, आप उसको किस तरीके से एमिशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो पूछी जा रही है। तो इससे क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, और दूसरी बात यह है कि इन देशों के एफर्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो रही है, ठीक है। इसके बाद Lima Ministerial Declaration on Education and Awareness Raising calls on the governments to put climate change into school curricula and climate awareness into national development.
प्लान्स। और यहाँ का जो लीमा का मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन हुआ है, जो मिनिस्ट्री जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, अवेयरनेस रेजिंग से रिलेटेड है, इसमें क्या था कि क्लाइमेट चेंज को स्कूल के करिकुलम में, यानी कि जो स्कूल का सिलेबस वगैरह है वहां पर भी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है चीजें पढ़ाई जाएंगी, और साथ ही साथ क्लाइमेट अवेयरनेस को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में भी इंक्लूड किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो लीमा में पहली बार हुई है, इसलिए लीमा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि ये चीज जो है कि स्कूल करिकुलम में और नेशनल डेवलपमेंट प्लान में ये चीज ऐड हुई, तो वो कहां से हुई है, मल्टीलेटरल असेसमेंट क्या है और कहां से स्टार्ट हुआ है, ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा लीमा को लेकर ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स फॉरवर्ड ऑन अडेप्टेशन, यहां पर क्या है देखिए, प्रोग्रेस वाज मेड इन लीमा ऑन एलिवेटिंग अडेप्टेशन ऑन टू द सेम लेवल एज द कर्विंग एंड कटिंग ऑफ curbing greenhouse gases emissions. This will be done through national adaptation plans. यहां पर क्या है कि adaptation को जो है बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, NAPs will now be made more visible via the UNFCCC website, which should improve the opportunity for receiving backing. जो national adaptation plans है इनको और ज्यादा क्या बनाया जाएगा, विजिबल बनाया जाएगा। UNFCCC की वेबसाइट में जाके आप इसके बारे में जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे जो है मतलब एक तरीके से वही है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद NAP का एक ग्लोबल नेटवर्क जो है उसको लॉन्च किया गया, इन्वॉल्विंग पेरू, द US, जर्मनी, द फिलीपींस, टोगो, UK, जमैका एंड जापान। एक लीमा एडेप्टेशन नॉलेज इनिशिएटिव बनाया गया, दैट इज अ पायलट प्रोजेक्ट इन द एंडीज अंडर द नैरोबी वर्क प्रोग्राम, ठीक। हैज अंडरलाइंड दैट एस्टैब्लिशिंग द एडेप्टिव नीड्स ऑफ कम्युनिटीज कैन बी सक्सेसफुली कैप्चर्ड। तो लीमा एडेप्टेशन नॉलेज इनिशिएटिव कहां पर बनाया गया, एंडीज में, ठीक है। अब ये इंडीज कहां पर है, नैरोबी कहां पर है, दिस इज व्हाट अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो मैप वाले चीज में आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद कंट्रीज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ रेप्लिकेटिंग दिस इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड अफ्रीका। और कंट्रीज ने ये कहा कि हम इस आइडिया को क्या है, जो ये आइडिया बनाया गया है, इस आइडिया को हम लोग जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और अफ्रीका में भी इसको क्या करेंगे, इसको रेप्लिकेट करेंगे, यानी कि इसी की तरह हम वहां पर भी काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद मोर कंट्रीज एक्सेप्ट द क्योटो प्रोटोकॉल दोहा अमेंडमेंट, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल दोहा में जो अमेंडमेंट हुआ था कि सेकंड फेज वगैरह स्टार्ट होगा, उसको और कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। नाउरू एंड तुवालू जो है इन्होंने सबमिटेड देयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस टू द दोहा अमेंडमेंट, ब्रिंगिंग द नंबर ऑफ पार्टीज टू 21। एक्सेप्टेंस ऑफ 144 कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इनटू फोर्स, ठीक है। और इसमें 144 कंट्रीज का जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये इन फोर्स आ जाएगा। और ये जो दो कंट्रीज थी यहां पर इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस इसको सबमिट किया, ठीक है। इसके बाद न्यू क्लाइमेट एक्शन पोर्टल एक बनाया गया, पेरू लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल दैट इज अ नास्का क्लाइमेट एक्शन पोर्टल। फिर से आपको नाम याद रखना है, नास्का एक्शन क्लाइमेट एक्शन पोर्टल कहां बना, पेरू में, ठीक है। विद सपोर्ट फ्रॉम द UNFCCC टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द वेल्थ ऑफ क्लाइमेट एक्शन अमंग सिटीज, रीजन्स, कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स, इंक्लूडिंग दोज अंडर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो ये चीज करी गई। इसके बाद Lima work program on gender. Lima conference agreed a Lima work program on gender to advance gender balance and to promote gender sensitivity in developing and implementing climate policy. तो इस चीज को लेकर भी जो है कि जेंडर के ऊपर है, जेंडर बैलेंस के ऊपर भी इन्होंने बात करी है, ठीक है, वो चीज भी है। इसके बाद एक UNFCCC नामा डे है, ये देखिए क्या है, a special event took place on actions to reduce emissions with the help of so called nationally appropriate mitigation actions, that is NAMAs. NAMAs क्या है, NAMAs are plans of developing countries to reduce emissions and to develop sustainably which can be supported by developed countries. तो NAMAs क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज का प्लान है एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, और जिससे क्या हो कि वो अपना जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, और इनको डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा सपोर्ट भी किया जाएगा। UNFCCC सेक्रेटेरिएट हैज एस्टैब्लिश्ड अ रजिस्ट्री टू मैच रिक्वेस्ट फॉर एंड ऑफर्स ऑफ सपोर्ट। तो UNFCCC का जो सेक्रेटेरिएट है उसने इस तरीके की रजिस्ट्री क्या है, एस्टैब्लिश की है, ताकि जो रिक्वेस्ट आ रही है और जो इनको सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है उसको हम लोग क्या कर सके, मैच कर सके, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन ऑन द ग्राउंड सेलिब्रेटेड बाय द UN. द UNFCCC सेक्रेटेरिएट्स मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव प्रेजेंटेड अवार्ड्स टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ क्लाइमेट सॉल्यूशंस इन द वर्ल्ड व्हिच इंस्पायर इंक्रीज्ड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो यानी कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब जिन लोगों ने या जिन सोसाइटीज ने, जिन देशों ने बहुत अच्छा काम किया, उनको लेकर इस तरीके का अवार्ड दिया गया। मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव का जो अवार्ड है वो इनको दिया गया, ठीक है। द मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो है ICT की कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है।
तो ये सारी की सारी बात जो है हमने कहां तक बात कर ली, आपको अगर ध्यान रखना है तो लीमा तक, ठीक है। हमने लीमा की जो समिट है या जो COP 920 है वहां तक बात कर ली है 2014 की। अब इसके बाद जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है या जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई है 2015 में, COP 21 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर हम अपना जो डिस्कशन है इस चैप्टर को आगे अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसमें एनरोल करने के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू आपको कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हमसे शेयर करने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे कुछ भी बात और पूछने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, दैट इज फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये सारे के सारे लिंक्स भी जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।